उनमें से कुछ बहुत ही अहम सवालात थे, लेकिन वो जो आपस में उन्होंने वहाँ ड्रामेबाजी शुरू की उसके नज़र हो गई। सपोर्शन शो हुआ गुलमर्ग में, इस पे हंगामा हुआ। जो कि जो इश्यूज थे जो नामुमकिन थे उन पे ज़्यादा बहस पिछले कई दिनों से किरण रिजिजू और अवकाफ बिल ऐसे पेश कर रहे हैं जैसे उमर अब्दुल्ला ने सारे मुल्क का अवकाफ बीजेपी गवर्नमेंट को हवाले किया। तो जो पब्लिक है ये सब जानती है। ये पेपर एक निकालें कि किसने क्या खाया, उन्होंने किसको दिया 10 साल। वॉइस ऑफ वैली के शुमारे में आपका इस्तकबाल है। नाजरीन, जैसे कि आपको पता होगा कि हाल ही में कानून साजी असम्बली का इजलास इख्तिताम पजीर हुआ। आज हम उसी इजलास के बारे में बात करेंगे। बहुत सारे मुद्दे उठाए गए, वहाँ पे शोर शराबा भी हुआ, लेकिन कुछ ऐसे मुद्दे थे वहाँ पे जो उठाए गए लेकिन उनका अभी तक जवाब भी नहीं दिया गया और ना ही उन पे कोई बात की गई। इस पे हम बात करेंगे कि कौन से वाइटल इश्यूज थे जो इग्नोर किए गए जम्मू एंड कश्मीर असम्बली में। हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है हमारे एडिटर इन चीफ नूरुल कमरैन। कमरैन साहब, कुछ वाइटल इश्यूज थे जो असम्बली में उठाए गए लेकिन उनको इग्नोर किया गया। हालांकि कुछ ऐसे इश्यूज थे जिन पे शोर शराबा भी हुआ लेकिन कोई आउटकम नहीं हुआ और मजबूरन असम्बली को एडजोर्न करना पड़ा सीनी डाई। तो इसमें एक इशू था, हाउ मेनी कश्मीरी स्पीकिंग पॉपुलेशन क्वालिफाइड JKS एग्जामिनेशन इन पास्ट फ्यू ईयर्स, पर्टिकुलरली 2021 से लेकर 2023 तक कश्मीरी स्पीकिंग पॉपुलेशन जो थी उसमें से कितने लोगों ने जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज एग्जामिनेशन पास किए। वो डिक्लाइन हुआ है। यही एक मुद्दा नहीं था। देखो, J&K असेंबली में 21 दिन तक सेशन चला, बहुत ही लंबा सेशन चला, मुझे लगता है वन ऑफ द लॉन्गेस्ट सेशंस। इन 21 दिनों में हर एक MLA ने कोई ना कोई सवाल उठाया। अगर 90 MLAs हैं, आप मान लो 800 से ज़्यादा क्वेश्चंस उन्होंने किए, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन साथ के आप मान लो 1537 के करीब सवाल उठाए थे। उनमें से कुछ बहुत ही अहम सवालात थे, लेकिन वो जो आपस में उन्होंने वहाँ ड्रामेबाजी शुरू की उसके नज़र हो गई। सपोज अनएम्प्लॉयमेंट का मसला था, उसमें जो रिटन रिप्लाई है उसमें जो आंकड़े हैं, जो फिगर्स गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किए हैं रिटन रिप्लाई में, वो दिखा रहे हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट इज द बिगेस्ट थ्रेट टू द वेरी पीस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। मतलब जाएंगे कहाँ, लाखों लड़के पढ़ लिख के नौकरी की तलाश में है या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज कम है। तो गवर्नमेंट ने उसमें कहा है कि हमने बहुत से ऐसी स्कीमें मुरतब की हैं जिससे उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, लेकिन ये कहने की बातें होती है। ये फिगर्स जो हैं ये बहुत ही स्टार्टलिंग। जहाँ तक 60,000 डेली वेजर्स का ताल्लुक है, उनको हर एक रिजीम ने हर वक्त कहा कि हम आपको परमानेंट करेंगे। उनका सवाल उठा, वो भी इसी के नज़र हो गया, कभी एडजोर्नमेंट, कभी शोरगुल, कभी नारेबाजी, कभी कुछ। देखिए, वहाँ पर इन्होंने बहुत ही वक्त ज़ाया किया ऐसे इमोटिव इश्यूज पे, जिस पे बात अगर शॉर्ट डिस्कशन में हो जाती बेहतर था। सपोज फैशन शो हुआ गुलमर्ग में, इस पे हंगामा हुआ। सपोज वक्फ अमेंडमेंट बिल हुई, उस पे हंगामा हुआ, उस पे तो 3 दिन ज़ाया हो गई। देखिए, वक्फ अमेंडमेंट बिल पार्लियामेंट में पास हुई। जम्मू कश्मीर आज की डेट पर एक यूनियन टेरिटरी है। आपका मतलब है जो कि जो इश्यूज थे जो नामुमकिन थे उन पे ज्यादा बहस हुई नहीं, जिनका कोई आधार ही नहीं है लोगों के प्रॉब्लम्स के साथ। सपोज इनको मोनेटाइज करना था अपना मंशूर। उमर अब्दुल्ला ने कई इंटरव्यूज में असेंबली सेशन से पहले कहा कि मैं अभी नहीं कहूंगा, लेकिन मैं असेंबली में अपना रोड मैप दूंगा, हाउ आई एम गोइंग टू फुलफिल माई प्रोमिसेस। लेकिन उसका जवाब उनने ये दिया, मैं 5 दिन के लिए नहीं, 15 दिन के लिए नहीं, 5 महीने के लिए नहीं, मैं 5 साल के लिए चीफ मिनिस्टर हूं, मैं आहिस्ता आहिस्ता करूंगा, गिव मी टाइम। ये एकदम नहीं हो सकता है। लेकिन कोई पहल या कोई उसमें से कोई इशारा तो भी तो नहीं मिल रहा है कि वो कैसे करेंगे पूरे वो वादे। सपोज लोगों में ये था कि हमको राहत मिलेगी असेंबली में, ये कोई ना कोई डिसीजन लेंगे पावर पे, ये कोई ना कोई डिसीजन लेंगे गैस सिलेंडर्स पे। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए सबसे जो यहाँ जो यूथ हैं, सपोज कोई रिसर्च करके है, कोई पोस्ट ग्रेजुएशन करके है, ग्रेजुएशन करके घर में बैठा है, इनके पास सारे आंकड़े। देखो, आज की डेट पे कोई भी डाटा बेस गवर्नमेंट के पास मौजूद है।
हमारे पास कितने अनएम्प्लॉयड है जिनकी एज जाने वाली है, उनके लिए कुछ करते, उनके लिए कोई एज रिलैक्सेशन देते, उसके बाद उनके लिए कम से कम महीने का कोई स्टेपेंड देते कि फिलहाल हम आपको इतना स्टेपेंड देंगे महीने का, उसके बाद हम देखेंगे आपके एम्प्लॉयमेंट के लिए हम क्या कर सकते हैं या क्या नहीं कर सकते हैं। इन चीजों पे कोई बात नहीं हुई। देखिए पीडीपी पिछले कई दिनों से किरण रिजिजू और औकाफ बिल ऐसे पेश कर रहे हैं जैसे उमर अब्दुल्ला ने सारे मुल्क का औकाफ बीजेपी गवर्नमेंट को हवाले किया। तो हकीकत ये है कि वक्फ अमेंडमेंट बिल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पास किया, पार्लियामेंट ने पास किया, वो रात गए तक बैठे, उन्होंने वो बिल बनाया और वो पास भी किया। व्हाट रोल उमर अब्दुल्ला हैज इन इट, और आप इस पे इतना हुला गुला करेंगे? आप कीजिए रिजर्वेशन पॉलिसी पे, अगर उसके एफिडेविट पे आप बाहर निकलेंगे कि देखिए ये हुकूमत कहती कुछ और है करती कुछ और है, जो उन्होंने काउंटर एफिडेविट भरा है हाई कोर्ट में, वहां हुकूमती जम्मू कश्मीर ने कहा है कि इट इज अ फ्रिवलस रिट पिटिशन फाइल्ड बाय ओपन मेरिट कैटेगरी, इसको आप डिसमिस कीजिए। अगर इस पे अपोजिशन कोई क्वेश्चन उठाएंगे या प्रोटेस्ट करेंगे, हक बजानिब है। लेकिन ऐसे इमोशनल इश्यूज को उठाना कि आपका ये लेंगे, आपका वो छीना जाएगा, ये छीना जाएगा, फिर तो उसमें हमको टोटलिटी में बात करनी होगी। उसमें यहाँ की सारी सियासी पार्टियां बराबर की जिम्मेदार, उसमें किसी एक को आप मुरीद इल्जाम नहीं ठहरा सकते। जब भी कोई यहाँ बरसर इख्तियार था, वो सेंटर के साथ बिल्कुल करीब था, कुर्बत में रहा है और रहना भी है किसी भी बरसर इख्तियार पार्टी को। और हिजब इख्तिलाफ पार्टियां ये नहीं कह सकते हैं कि देखिए जी ये मरकज के साथ क्यों करीब है और क्या रास्ता है उमर अब्दुल्ला के पास। जरा महबूबा जी बताइए कि क्या रास्ता है, क्या रोड मैप है उनके पास कि कश्मीर के लोग, जम्मू कश्मीर के लोग अपने अहदाफ हासिल कर सकते हैं बीजेपी की हुकूमत से, जो उमर अब्दुल्ला नहीं कर रहा। आप ये कहना चाहते हैं कि जो और बीच में बनहोमी आप देख लीजिए, रमजान के महीने में इफ्तियार पार्टियां, मतलब मुबारकबादियां, उसके बाद गुपकार में गवर्नमेंट बंगलो लेना, अपनी सियासी पार्टियां हुकूमत के एस्टेट्स डिपार्टमेंट के बंगलों से चलाना, ये सारी चीजें ये जो पब्लिक है ये सब जानती है। ये कोई ख्वाब गफलत में है कि यहाँ के लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा। यहाँ के लोग सबसे ज्यादा सियासी तौर पर बाशऊर हैं और खबरदार हैं। डबल स्टैंडर्ड मैं कहता हूं ऐसे उनका हक बनता है पीडीपी का, वो ऐसे मुद्दे उठाएं जो लोगों को टच कर रहे हैं, ऐसे मुद्दे ना उठाएं जो यूरोपियन वर्ल्ड में है। वक्फ अमेंडमेंट बिल में हम सारे सड़क पे निकलेंगे, मुझे बताइए उससे क्या होगा, उससे क्या हमें हासिल होगा? क्या वक्फ अमेंडमेंट बिल बीजेपी की गवर्नमेंट वापस लेगी? अगर किरण रिजिजू से उमर अब्दुल्ला साहब मुलाकात नहीं करते, क्या इट वुड हैव बीन रोल्ड बैक? यहां हमारे मीरवाइज उमर फारूक, उन्होंने एक राइट डिसीजन लिया। जब जेपीसी ने उनको दिल्ली बुलाया, वो गए, उन्होंने अपने खदशात, अपनी सारी बातें उनके सामने रखी, लेकिन उन्होंने खाना पूरी के लिए उनको बुलाया था। उन्होंने उनकी एक भी, जो भी उन्होंने खदशात या सिफारिशात सामने रखी या अमेंडमेंट्स रखी, उनमें से एक भी इंक्लूड नहीं हुई। तो आपके कहने का मतलब है कि जो भी इश्यूज उठाए गए अपोजिशन की ओर से, इट वाज द फोकस वाज more on optics drama to corner than to bring government to some conclusion on certain burning issues। जो burning issues हैं यहाँ पर सबसे ज्यादा है रिजर्वेशन का। देखिए उसमें मैं दाद देता हूँ सजाद गनी लोन की, उसने 2-3 मुद्दे ऐसे उठाए जिनका टच बराह रास्त यहाँ की यूथ जनरेशन के साथ। उन्होंने रिजर्वेशन का मुद्दा उठाया, उन्होंने अनएम्प्लॉयड का मुद्दा उठाया, उन्होंने जो भी कोई इशू उठाया उस पर जो उन्होंने बात की, दैट इज टचिंग द यंग जनरेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, दैट इज टचिंग पीपल ऑफ कश्मीर। उन्होंने जो भी बात की वो सही की। उसमें उन्होंने यहां तक कह दिया, वक्फ अमेंडमेंट बिल पे उन्होंने नो कॉन्फिडेंस मोशन लाई स्पीकर के खिलाफ। उन्होंने बोला कि ये क्या आप कर रहे हैं, बरसर इख्तियार पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस है, स्पीकर इनका है और आप वेल में जा रहे हैं उसी स्पीकर के खिलाफ। उससे बेटर है कि हम उसके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाए, किसी और को स्पीकर लाए जो हमको बहस करने दी। उसके बाद उसी दिन बीजेपी ने भी एक ये मोशन लाई थी, एक एडजॉर्नमेंट मोशन लाई थी कि हम अनएम्प्लॉयमेंट पे बात करना चाहते हैं। ना उस पे बात हुई, ना वक्फ अमेंडमेंट बिल पे बात हुई। 3 दिन लगातार नारेबाजी और दिन
and bedlam in assembly. So this was benefit for Umar Abdullah also, क्योंकि जो मतलब मैं कहता हूँ बरसर इक़्तिदार पार्टी के लिए इससे बेहतर कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी टू अवॉइड डिस्कशन ऑन द प्रॉब्लम्स व्हिच वर वाइटल। एक और वाइटल इशू था यहाँ पे जो देखिए रिजर्वेशन पे जो आपने बात उठाई, मैं कहूंगा आपको कि रिजर्वेशन के जो आंकड़े हैं, जो रिटर्न आंकड़े हैं, इसमें जो ही इस पे एक्स पे सजाद गनी लोन साहब ने एक ट्वीट किया, उन्होंने लिखा कि ये एक लीगल मिस्ट्री है कि हुकूमती जम्मू कश्मीर ने एक एफिडेविट दाखिल किया है J&K हाई कोर्ट में अगेंस्ट ज़ोहर भट्ट वर्सेस गवर्नमेंट, जो के रिजर्वेशन के खिलाफ है रिट पिटिशन। उसमें हुकूमत ने लिखा है कि ये कोर्ट का वक्त ज़ाया कर रहे हैं, इस रिट पिटिशन को आप डिसमिस कर दीजिए। और उस एफिडेविट में कोई मेंशन नहीं है कि हुकूमत ने एक सब कमेटी बनाई है कि हम ये मामला देख रहे हैं, आप वेट कीजिए। उसके बाद कैबिनेट सब कमेटी की जो सरबराह है सकीना यतूजी, उन्होंने मीडिया को बताया कि अगर जरूरत पड़े हम एक काउंटर एफिडेविट दाखिल करेंगे, इस पर सियासत करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। उसके बाद उन्होंने यहाँ SKICC में असेंबली सेशन के बाद उन नौजवान लड़कों को बुलाया जो नुमाइंदगी कर रहे हैं ओपन मेरिट की या जनरल कैटेगरी की, उनको बुलाया। उन लड़कों ने मीडिया को बताया कि फॉर द फर्स्ट टाइम हमको लगा कि हुकूमत सीरियस है हमारा मामला सुनने में। उन्होंने सब कमेटी के सामने पेश होकर उनको ये समझाया कि 75% जम्मू कश्मीर में ओपन कैटेगरी या जनरल कैटेगरी, 25% टोटल रेस्ट ऑफ द कैटेगरीज है। उन्होंने यहां तक उनको कह दिया अगर 75% आप हमको नहीं देंगे, कम से कम हमको 65% दे दीजिए, बाकी आप कैटेगरीज को दे दीजिए। ये आप रेशो की बात कर रहे हैं? मैं रेशो की बात कर रहा हूँ। आफ्टर द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल, हाँ, सजाद गनी लोन ने एक रिटन क्वेश्चन पूछा था हुकूमत से कि हमको रिजर्वेशंस के बारे में आप सारे आंकड़े दे दीजिए। उन आंकड़ों में JKAS या कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के जो आंकड़े आए हैं 19%, 22%, 25% 2021, 2022, 2023 में कश्मीर रीजन से इस सर्विस में गए हैं। उसने फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन खदशों का इजहार किया कि अगर यही तनासुब रहा कि आइंदा 20 साल के बाद आपको कोई भी कश्मीरी ऑफिसर सिविल सेक्रेटरी में नहीं मिलेगा। तो ये जो है ये एक बर्निंग इशू है कश्मीर का रिजर्वेशन का। इस पे हुकूमत ने अब कहा है कि उनको 6 महीने मिले हैं। उसमें आपको पता है कि आगा सैयद रूहुल्लाह ने लड़कों को यकीन दिलाया है ओपन मेरिट कैटेगरी वालों को कि वो उनके साथ हैं। वो उनके साथ सड़क पे आए और उन्होंने उनसे कहा है कि 6 महीने हम गवर्नमेंट का वेट करेंगे। 6 महीने के बाद जब कैबिनेट सब कमेटी को रिपोर्ट पेश करेंगे, अगर उसके बाद भी आपको कोई खदशा है या आपको लगता है कि हमारे खदशात का इजाला नहीं हुआ है, मैं आपके साथ सड़क पे आऊंगा। तो ये मसला भी उठाया गया था कि व्हाट इज द कैबिनेट सब कमेटी डूइंग ऑन दिस रिजर्वेशन पॉलिसी। जी, इसको भी इग्नोर किया गया। देखिए इसमें कोई बहस ही नहीं हुई। देखिए कैबिनेट सब कमेटी तब मिली उन ओपन मेरिट के नुमाइंदों के साथ जब सजाद गनी लोन ने एक्स पे लिखा कि ये एफिडेविट, जब एफिडेविट के कंटेंट्स वायरल हो गए सोशल मीडिया पे, तब जाके कैबिनेट सब कमेटी ने उन नुमाइंदों को अपने पास बुलाया और उन्होंने बोला कि उन्होंने हमारे साथ बहुत अच्छी तरह से बात की और पहली बार उन्होंने समझने की कोशिश की कि हमारी प्रॉब्लम्स क्या है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात है जो शायद सकीना यतूजी ने साइड स्टेप किया, वो सवाल कि क्या उनको मालूम है कि जब ये एफिडेविट सबमिट किया गया कोर्ट में, क्या इस हुकूमत को मालूम है क्या डायरेक्शंस कहां से आई थी? सपोज लॉ सेक्रेटरी को और जिसने भी भरा या एजीज ऑफिस ने भरा, जिस किसी ऑफिसर ने भी भरा, ऑन हुज बेहेस्ट ही हैज सबमिटेड दैट एफिडेविट। तो ये जो है, जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर भी नहीं हुआ कश्मीर में 6 महीने के बाद भी, जो पिछले ही दिनों में 48 KS ऑफिसर्स पे बवाल उठा, ये सब इंडिकेटर्स हैं कि अभी भी जो मरकजी हुकूमत है दैट इज नॉट सीरियस टू रिजॉल्व द इश्यूज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इवन आफ्टर द इलेक्शंस। लोगों का इंटरेस्ट अगर देखा जाए तो देखिए, जैसे हम रिजर्वेशन पॉलिसी की बात की, इसमें एक इंटरेस्ट है। अगर हम एवरेज जो पॉपुलेशन है यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं, प्रोटेस्टिंग स्टूडेंट जिन्होंने प्रोटेस्ट किया था,
उनको कहा गया था, एश्योरेंस किया गया था कि कैबिनेट सब कमेटी हमने तश्कील दी है, वो इसके 6 महीने में आपको रिजल्ट्स देगी। तो उनका इंटरेस्ट था, दे वांट टू लिसन व्हाट इज कैबिनेट सब कमेटी डूइंग, उसको इग्नोर किया गया। उसके बाद लोगों का इंटरेस्ट था कि गैस तो जो 60,000 नहीं, जो 60,000 बेचारे वो हैं डेली वेजर्स, उनको पूरा यकीन था कि इस पे बहस होगी और हमको कोई ना कोई राहत मिलेगी। उनका तो हक बनता है, उनका तो हक बनता था, वो भी मसला गोल हो गया। एसपीओ का मसला है कि उनको परमानेंट करना, क्योंकि बीजेपी को पता था कि हम इस पे कॉर्नर हो जाएंगे क्योंकि होम डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, वो मसला भी गोल हो गया। जो जो मसले लोगों को टच कर रहे थे, जो लोगों की बका के लिए हैं या लोगों को राहत देने के लिए है, उनमें से किसी एक मसले पर भी कोई शेयर हासिल बहस नहीं हुई। और जो गवर्नमेंट के जो इमोटिव इश्यूज थे, देखिए यू कैन नॉट फूल पीपल अगेन एंड अगेन। आप ऐसे मसले उठा रहे हो जिनके साथ लोगों की इमोशंस टच करती हैं, लोगों के वकार का मसला बनता है कोई चीज। बाकी जो मसले हैं जहां पर कोई हल निकल सकता है, उस पर जे.एंड.के असेंबली में इस बार कोई बहस नहीं। ये जो 21 दिन का सेशन था, इसमें बहुत से तबकात को उम्मीदें थी कि हमारे मसले हल हो जाएंगे, उनमें से कोई मसला हल नहीं हुआ। एक और अहम डाटा मांगा गया था वहां पे कि सिंस अप्रैल 2023 जम्मू हैज बीन बेनिफिटेड मोर देन कश्मीर, व्हाट इज द ऑफिशियल डाटा, ये पूछा गया। जी जी जी, इसको भी इग्नोर किया गया। लेकिन जो ऑफिशियल डाटा है वो मिल गया जी। जो ऑफिशियल डाटा है उससे ये पता चलता है कि जो भी रिजर्वेशन एनहांस हुई सिंस August 5, 2019, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिवर्कड द रिजर्वेशंस इन जम्मू एंड कश्मीर, brought it at par with the rest of the country। लेकिन उसमें बहुत सी एनॉमलीज हैं। सपोज कोई भी एससी बाशिंदा कश्मीर रीजन में नहीं रहता जी। तो एससी की जो कैटेगरी या रिजर्वेशन है, दैट इज बीइंग गिवन नेचुरली टू जम्मू। वो तो कश्मीर में जब एससी कोई है ही नहीं तो उसको कहां से आप एससी कैटेगरी में भरोगे। इसी तरह से इकोनॉमिकली बैकवर्ड कैटेगरी जो है उसमें भी कश्मीर के साथ बहुत डिस्क्रिमिनेशन है। उसमें ऐसा है कि कश्मीर में गरीब से गरीब इंसान के पास भी मकान है, 2 कमरे का मकान है, 3 कमरे का मकान है। यहाँ की जो मौसमी हालात है, यहाँ गरीब से गरीब के पास भी एक छत है, अदरवाइज ही विल नॉट सर्वाइव। जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड कैटेगरी के लिए क्राइटेरिया रखा गया है, फाइनेंशियल क्राइटेरिया टू बी इन दैट कैटेगरी, उसमें कश्मीर में कोई नहीं आएगा, गरीब से गरीब इंसान भी नहीं आएगा। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक केस में रूलिंग दी है कि रेस्पेक्टिव स्टेट्स कैन अमेंड दिस कैटेगरी। उस पे आज तक यहाँ कोई बात नहीं। जो ब्यूरोक्रेसी यहाँ, देखिए ये जो कोई एमएलए है डोडा से आम आदमी पार्टी के, उसका नाम है महराज मलिक, उसने बहुत हंगामा आराई की, बहुत शोरगुल किया असेंबली में थ्रू आउट द सेशन। लेकिन एक बात उसने सही कही, जो ब्यूरोक्रेसी है, जो आईएएस लॉबी है, दैट हैज बीन मिसलीडिंग द गवर्नमेंट्स एंड दैट इज अगेन मिसलीडिंग दिस गवर्नमेंट, क्योंकि वो साइलेंटली काम कर रहे हैं। आपको मैं एक इंसिडेंट बताऊंगा। रिसेंटली हेल्थ सर्विसेज में एक असिस्टेंट प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर को पाबंदी लगाई गई है प्राइवेट प्रैक्टिस पे। उसमें बाज़ाब्ता गवर्नमेंट का प्रेस नोट आया। कोई डॉक्टर है जीएमसी में, सर्जरी में है, तो उन्होंने उसका डाटा लाया है। आप मान लो अगर उसने 100 सर्जरियां की हैं, 95 उसने की है प्राइवेट में, 5 की हैं व्हाइल ही वाज ऑन ड्यूटी, तो ही हैज बीन बैंड कॉम्प्रिहेंसिवली। लेकिन दिस इज अ टिप ऑफ एन आइसबर्ग। हेल्थ जो डिपार्टमेंट है या हेल्थ विंग्स जो है, इसमें ऐसा ततहीर चाहिए जो कभी ब्यूरोक्रेट नहीं चाहेंगे, या जो आपका एजुकेशन सिस्टम है उसमें ततहीर की जरूरत है, इनकलाबी नवियत के इकदाम की जरूरत है। उसमें स्टोन वॉलिंग हमेशा आईएएस लॉबी करती है। दे डोंट अलाउ यू टू डू। वो आपको ऐसे डेटाज में जकड़ लेते हैं किसी भी हुकूमत को, हुकूमत वक्त को, क्या आप उसमें से बाहर ही नहीं आते। मैं एक छोटी सी बात आपको कहूंगा, वक्फ प्रॉपर्टीज के बारे में बहुत शोरगुल है। बीजेपी कहती है कि वक्फ प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल, मतलब इट वाज अ फिफ्डोम फॉर अब्दुल्लाज। इन्होंने अपने कुर्बतदारों को चीजें दी हैं, वक्फ प्रॉपर्टियां दी हैं, चलो मान लेते हैं ये सही है। 2014 से आज की डेट तक वक्फ डिपार्टमेंट बीजेपी के पास पहले एज कोलिशन रहा है जब वो पीडीपी के साथ हुकूमत कर रहे थे, उसके बाद डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर है और उनका कोई ना कोई नॉमिनी उसको चला रहा है। इस वक्त जो खातून
वक्फ की चेयरमैन है वो भी बीजेपी से ताल्लुक रखती है। तो व्हाइट पेपर एक निकालें कि किसने क्या खाया, उन्होंने किसको दिया 10 साल में, कितने होटल उन्होंने किसको दिए हैं, किस जाब्ते के तहत। या अगर पिछली हुकूमतों ने यहाँ की वक्फ प्रॉपर्टीज के साथ धांधलियां की है, लेट देम कम आउट विद फिगर्स। उनके पास तो 10 साल हो गए वक्फ प्रॉपर्टीज को देख रेख करते हुए, उनके पास तो सारा डाटा होगा। वेयर इज दैट डाटा? देखो, खाली आप किसी पर इल्जाम नहीं लगा सकते हैं कि उन्होंने क्या किया। ये जो पीडीपी की हुकूमत है, जब ये पहले बार बरसर इक़्तिदार आई यहां, तो उस वक्त सिर्फ औकाफ था। तो उस वक्त मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद ने इसको जेएंड के वक्फ डिपार्टमेंट बनाया। तो इसको सबसे पहले सरकारी तहवील में लाया पीडीपी ने। तो ये सारी चीजें, जब आप किसी चीज पे बहस करना चाहते हैं या आप किसी चीज के पर लोगों के ये है वही खा है, तो आप आ जाइए फिगर्स लेके, चाहे वो बीजेपी है चाहे वो पीडीपी है। इमरान साहब, आखिरी सवाल आपसे करना चाहता हूँ, आपको लगता है कि जो भी हम अभी देख रहे हैं, जो सियासी उथल पुथल चल रही है यहाँ पे, तो जो अपोजिशन है, इंस्टेड ऑफ थिंकिंग ऑफ बेनिफिट ऑफ पीपल, फॉर द बेनिफिट ऑफ द पीपल, ये उनका फोकस है कि उमर अब्दुल्ला को कॉर्नर करे और उसको पावर से बाहर निकाल दे। देखो, आपको याद होगा जब ये सारे जेल से बाहर निकले, पहले तो इनको इसी हुकूमत ने, मतलब मरकजी हुकूमत ने कहा कि ये दे आर वर्थ टू बी अरेस्टेड, चाहे उसमें फार्मर सीएम्स थे, फार्मर मिनिस्टर्स थे, सारे बंद थे। जब ये जेल से बाहर आए तो फॉर द फर्स्ट टाइम दे हैव टेस्टेड इट, मतलब इन्होंने मजा चखा जिंदगी में पहली बार कि गिरफ्तारी क्या होती है, किसी पर कदगन क्या होता है, किसी को आइसोलेशन में रखने का मान्य क्या होता है। जब ये बाहर आए तो इन्होंने एक फोरम बनाया, सिंसियरली बनाया। उस वक्त ये सारे सिंसियर थे, उसका नाम इन्होंने पीएजीडी रखा जी। जब पीएजीडी बना तो फौरन हुकूमत ने यहाँ डीडीसी इलेक्शन कराए। उन इलेक्शनों में इन्होंने एक साथ हिस्सा लिया, यूनाइटेड फॉर्म में हिस्सा लिया, चाहे पीडीपी थी, पीसी थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस थी या तारिगामी की पार्टी थी, ये सब एक साथ थे, इन्होंने एक साथ इलेक्शन लड़ा। उसके बाद जो ही इनको ग्रास रूट्स पे थोड़ा सा पावर शेयरिंग में लगा कि उसने मेरी एक सीट खाई है, पीसी को लगा कि इन्होंने प्रॉक्सी कैंडिडेट्स उठाए थे, पीडीपी को लगा नहीं मैं कॉर्नर हो रही हूं एज अ पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस को लगा कि हम अकेले सारा जीत सकते हैं, हमको इनको क्यों चलाना है साथ, ये तो बैसाखियों पे चल रहे हैं हमारी, व्हाई शुड वी कैरी देम ऑन। ये उमर अब्दुल्ला साहब का माइंड सेट था। वो हमेशा कहते थे कि फारूक अब्दुल्ला साहब चाहते हैं कि यहाँ इतिहाद हो, बाइलाज नेशनल कॉन्फ्रेंस कैन सिंगुलरली विन द इलेक्शन। उनका अपना एक जहन में था एक खाका कि हम अकेले जीत सकते हैं। वो बार बार कहते हैं कि हमने कांग्रेस को जो ये सीटें आई है ये हमने कंसीड की है, अदरवाइज ये इनमें से भी हमने 2-3 सीटें जीती होती। तो ये जो माइंडसेट है कि जो ही आपको पावर आता आप बोलते हैं ये मेरा है, ये मेरा है, मुझे आपके साथ कुछ नहीं। जो ही आप एडवर्सिटी में होते हो आप बोलते हो हमको एक साथ चलना है, एक दूसरे का दामन पकड़ते। तो जब तक ये माइंडसेट कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज में चेंज नहीं होगा हम कहीं आगे नहीं बढ़ेंगे। सो दे हैव टू चेंज द माइंडसेट। शुक्रिया कमरान साहब। नाज़रीन, हम आपको रूबरू कराते रहते हैं जो भी सियासी जो अपडेट्स होती है, और आगे भी हम कोशिश करेंगे आपको अपडेट देते रहेंगे। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए और हमें दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।